प्रिंसपाल सिंह जी जो गज़ल को और गज़लों को वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इधर आओ बचाओ, इधर आओ बचाओ सर। हिंदी गज़लों की किताब है। इसका नाम है ख्वाहिशों के भंवर और इसमें 108 गज़लें जो है वो संकलित हैं। और ये गज़लें जो हैं इसमें जो साहित्य का जो परिवेश है, जो पूरा इसका आजकल के जो हालात हैं या जो पिछले 38 वर्षों में जो लिखी हुई गज़लें हैं, क्या क्या घटा संसार में, उसके ऊपर ये पूरा लेखा जोखा है। क्या ये आपकी पहली किताब है जहाँ इससे पहले भी कभी आपने कोई किताब? नहीं, ये मेरी छठी किताब है। इसके पहले मेरा एक नावल आया हुआ है डोगरी में, डार्क चॉकलेट, और 3 वो आए हैं अपने कविता संग्रह आए हैं। एक हिंदी में आया है प्रेम पवन की पहली थप्पी, एक अंग्रेज़ी में आया है एन एंजल ऑन अर्थ, और एक डोगरी में आया है मेरी संजा तेरी रोज। और साथ में एक मैंने किताब जो है वो जो सतीश शर्मा हैं एडिशनल कमिश्नर जो इसमें इनकम टैक्स के थे पहले, उनकी एक नाटकों की किताब थी परवाज़, उसका मैंने डोगरी अनुवाद किया था डोआर करके। और साथ में एक उड़िया की किताब है, वो साहित्य अकेडमी ने दिया था मेरे को वो प्रोजेक्ट, और उड़िया की किताब जो है वो कांटा और अन्य कहानियाँ, उसको मैंने हिंदी में वो किया हुआ है उसका अनुवाद, कंडे ते दुनिया कहानियाँ। तो बाकी कहानियाँ भी लिखता हूँ मैं। एक मेरी कहानियों की किताब जो है वो प्रेस में है, वो आ रही है, और एक डोगरी गज़लों की किताब जो है वो भी प्रेस में है, वो भी आ जाएगी। लेखन में कब से आए? क्या घर का माहौल इस तरह से जहाँ कोई इस तरह से कोई पाठकों से प्रभावित हुए? बेसिकली जो पद्मा सचदेव हैं वो मेरी जो नानी हैं उनकी सिस्टर हैं। जी जी। तो फिर वो माहौल तो था उसमें, और ज्ञानेश्वर मामा जी जो हैं वो भी लिखते थे। तो फिर वो जब थोड़े से बड़े हुए तो फिर इसी फील्ड में आ गए। पिताजी क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इंग्लिश के, और वो भी लिटरेचर के साथ जुड़े थे, और माता जी भी मेरी जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, तो उन्होंने भी साहित्य के साथ कभी था इसी तरह से। तो पूरे घर में पठन पाठन का माहौल था। तो फिर इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं एज ए चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ। तो जब मैं इंजीनियर बना तो साथ साथ में ये 1984 में शौक शुरू हुआ गज़लों का। तो फिर गज़लें लिखी, कहानियाँ लिखी और कविताएँ लिखी। जिस तरह से आप जॉब भी करते हैं, चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए, तो ये कहानियाँ को किस तरह से आप टाइम देते थे, किस तरह से आप उसको करते थे? रात को जब छुट्टी हो जाती थी तो रात को बैठता था, तो उस समय कभी कभी कोई प्लॉट जो होता था, कहानियाँ बेसिकली परिवेश से ही निकली हैं, जो एनवायरनमेंट है आगे बिल्कुल से निकलती हैं, तो फिर वो समय निकाल के तो लिख लेते थे। आगे किस तरह से आपका सपना है कि और कहाँ तक ये कहानियों का? अब मैं एक नावल जो है वो लिख रहा हूँ, शुरू किया हुआ है मैंने, तो बाकी चल रहा है, बाकी गज़लें भी आ रही हैं, सब कुछ कर रही है। थैंक यू सर। धन्यवाद। लिखते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जम्मू में ये पूर्णतः समर्पित है साहित्य को। अलका जी आप फिर इधर आ जाना। हिंदी का कार्यक्रम और एक किताब का विमोचन होने जा रहा है। हमारे दर्शकों को बताइए क्या है प्रोग्राम और क्या क्या कौन सी किताब है जिसको अक्सर आप बहुत सारे राइटर हैं, लेखक हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, क्या कहेंगे? ये किताब एक गज़ल संग्रह है, गज़ल हैं, और ये श्री सुनील शर्मा का गज़ल संग्रह पहला निकला है। वैसे तो उनकी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें कहानियाँ भी हैं, डोगरी की भी हैं, हिंदी की भी हैं, और ये इस गज़ल संग्रह को आज हम रिलीज़ करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य मंडल के द्वारा। और इसमें जो हमारे अतिथि होंगे, विशिष्ट अतिथि, वो प्रितपाल सिंह बेताब जी हैं, और अध्यक्ष इसके निर्मल विनोद जी हैं आज के कार्यक्रम के। जी जी। तथा विशिष्ट जो अतिथि हैं वो MS कामरा जी हैं।
तो इसमें जिस तरह से आप जो लेखक नए नए लेखक जुड़ते हैं, साहित्यकार जुड़ते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए आप कब से ये संस्था जो है उसको कार्य कर रही है? ये तो आप जानते हैं कि ये संस्था सबसे पुरानी 100 साल पुरानी संस्था है और ये है कि कभी ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं, कभी कम होते हैं, वो हर एक के साथ ऐसा होता है। जैसे एक नदी चलती है, कहीं छुप जाती है, कहीं आगे आ जाती है, बिल्कुल जी, जी। ऐसे ही है। ये संस्कृति समझ लीजिए, संस्कृति इसी तरह से चलती है। ये नयों को प्रोत्साहन देने के लिए और जो पहले के लिख रहे हैं वरिष्ठ हैं, उनको भी सम्मान देने के लिए, नयों की पहचान और वरिष्ठ को सम्मान देना, ये संस्था का एक उद्देश्य रहा है। नए बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए नवलेखन तेज पुरस्कार जिसमें 11,000 रुपये और एक श्रीफल और एक साइटेशन दिया जाता है। और दूसरा पुरस्कार हम देते हैं, एक है वो रमेश मेहता स्मृति पुरस्कार। जी, जी। जो भी कोई व्यक्ति आर्ट, कल्चर या लैंग्वेजेस में, किसी भी फील्ड में, किसी भी भाषा में अनसंग हीरो है, तो काम बहुत कर रहा है पर उसकी पहचान नहीं बन रही, उसे दिया जाता है। और इसी तरह से तीसरा पुरस्कार हमने शुरू किया है, जो कि पिछली बार हमने दिया, शांति शालिग्राम मेधा पुरस्कार। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो एमए में लड़की या लड़का, कोई भी छात्र जो एमए में हाईएस्ट मार्क्स लेता है, उसे ये पुरस्कार 11,000 रुपये और साइटेशन दी जाती है। इसी तरह से जो नवलेखन तेज पुरस्कार है, उसका एक समय निश्चित है कि पहले हम 1 ही वर्ष की पुस्तक लेते थे, अब 2 वर्ष की लेते हैं कि किसी भी विधा में उसकी पहली पुस्तक हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो कहानी, किसी भी विधा में हो, ऐसे चाहे कितनी ही किताबें निकली हों, पर जो पुस्तक को पुरस्कार मिलने वाला वो उस विधा की पहली पुस्तक होनी चाहिए। जब ये पुस्तकें आती हैं तो ये पुरस्कार फिर चयन किया जाता है, जजेस होते हैं, फिर उनमें से जो भी चयनित व्यक्ति होता है, लेखक होता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। मेरा अंतिम सवाल है कि जिस तरह से साहित्य और कला जो है, जिस तरह से रंगमंच की बात करें, साहित्य की बात करें, कब लेखन की बात करें, ये समाज का एक आईना होता है। वो अपने तरीके से समाज की कृतियों को, बिल्कुल सही। समाज की बुराइयों को उजागर करता है। क्या कहेंगे? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कला कोई भी हो, जब हम ललित कला कहते हैं ना, तो ललित कला में ये सारी कलाएं आती हैं। तो उसमें साहित्य है, उसमें संगीत है, उसमें दृश्य और श्रव्य दोनों ही हैं। दृश्य हो गया आपका रंगमंच, जी, बिल्कुल। जिसमें रंगमंच के अलावा आपका हो गया, मतलब अभिनय की बात आ गई। दूसरा हो गया उसकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर। हाँ, तीसरा हो बिल्कुल। गया चित्रकला, फिर मूर्ति कला। जी। ये सारी कलाओं में ही आती हैं और जैसे जैसे इनके आयाम घटते चले जाते हैं, कला वैसे ही श्रेष्ठ होती चली जाती है। तो कितनी अहम रहती है ये कि समाज को एक जो है अपना आईना दिखाने के लिए? ये बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि कोई भी कला यदि हो तो कलाकार वही बन सकता है जो बेहतर इंसान होगा, जिसके भीतर छल कपट नहीं है, जो समाज उसकी कल्पना में बिल्कुल आदर्श समाज होता है, वो उसे वैसा देखना चाहता है और उसके अनुरूप ही वो अपनी कला में प्रवेश करता है या कला में उसे लाने का प्रयत्न करता है। साथ ही समाज में बहुत सी बुराइयां भी हैं, उन बुराइयों को दर्शाकर वो उन पर कुठाराघात भी करता है कि इन बुराइयों से हमें दूर रहना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अधिकार भी गज़ल पे नहीं है, फिर भी चलते चलते थोड़ा सा मैंने देखा था कि थोड़ी सी गज़लें देख पाई कि इनकी गज़लों में ज़िंदगी धड़कती है, जीवन धड़कता है। जो भी गज़लें मैंने देखी, हर एक में 2-4 शेर ऐसे मिल गए जो जीवन से जुड़े हुए हैं। जीवन सुन लीजिए, खुद ज़मीन से जुड़े हैं, जड़ों से जुड़े हैं, तो इसलिए ज़िंदगी भी उनसे जुड़ी हुई है। यदि कहीं एक आध शेर मुझे मिला जिसमें थोड़ी हताशा थी, पर ज़िंदगी का बाज के कई पंजे ऐसे थे कि उसने उसे दबोच लिया। भ्रष्टाचार है, चाहे महिलाओं पे अत्याचार है, जो भी है उसे उन्होंने बखूबी पकड़ा है। हाँ, एक इन थोड़ी सी जो मैंने देखी गज़लें, उनमें आम तो यही है कि इसमें संयोग और वियोग की बात होती है, तो संयोग के जो शेर हैं मुझे बहुत कम नज़र आए, आगे की गज़लों में होंगे, क्योंकि उसके बिना तो गज़ल का वो आनंद ही नहीं आता जो आना चाहिए। परंतु इन्होंने ये लिख के साबित किया, हालांकि दुष्यंत कुमार लिखते थे, कि हिंदी में भी बेहतरीन गज़ल लिखी